efficiency of the school. Today we are here for another CBSE in-house training session. Today's subject is adopting inclusive practices in classroom. And today the presenter, the resource person is Riddhi Bhatt. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon to all my dear teachers and respected principal, sir. आज का जो ट्रेनिंग का विषय है उसका वो टॉपिक है अडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। तो मैं हूँ आज की रिसोर्स पर्सन। आज इस ट्रेनिंग के मतलब जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो समावेशी शिक्षा को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समावेशी से का अर्थ क्या है। व्हाट डज दिस वर्ड इंक्लूसिव मीन्स। तो इंक्लूसिव या समावेशी, इसका मतलब ये होता है कि सब लोगों को लेकर साथ में चलना। जैसा आप सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको पता होगा कि किसी एक क्लास में सारे के सारे बच्चे सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं रखते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, कोई बहुत पुअर होता है, कोई एवरेज होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है बट उसका दिमाग जो है ना वो शैतानी वाले चीज़ों में ज़्यादा जाता है। तो हमें क्या करना है, हम टीचर्स का क्या काम है कि हम क्या करें, उन बच्चों के पहले तो हमको ये पता करना है कि कैसे उन्हें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है या उनको कैसे ट्रीट करना है। तो उस हिसाब से उस सारे पॉइंट्स को रखते हुए हमें क्या करना है, किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना है कि अरे ये बच्चा तो पढ़ने में अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो, ये तो पढ़ेगा ही नहीं। या कोई बहुत क्लास में एकदम टॉप आता है तो उस पर ही हमको हमेशा ध्यान देना है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। या कोई बच्चा थोड़ा लेट समझता है तो उसके क्वेश्चन अगर वो 3 से 4 बार पूछ ले तो उसको डांट के बैठा देना है, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो बच्चा बहुत जल्दी समझता है उसको भी, जो बच्चा लेट से समझता है उसको भी सेम लेवल से हमको पढ़ाना है, सेम लेवल से उसकी प्रॉब्लम समझनी है, सेम लेवल का हमको उसको हेल्प करना है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, और दूसरा जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाता है, उसको समझ नहीं आती है बातें। तो इस शिक्षा प्रणाली में सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि तुम टॉप पाते हो तो चलो फर्स्ट बेंच पे तुम बैठोगे, बाकी के जो अच्छे पढ़ने वाले नहीं उनको पीछे बैठा दिया। नहीं, हमें ये करना है कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है हमें कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, हमें हमेशा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके साथ थोड़ा जो कम, जिसको लेट समझ आता है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो मेनली हमारा पर्पस इस एजुकेशन सिस्टम में हेल्प कराना है एक दूसरे को। वो ये भी हो सकता है कि जो बच्चा बहुत अच्छा है, किसी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो अदर फील्ड्स में ना हो, तो वो जो दूसरा बच्चा होगा जो अदर फील्ड्स में अच्छा है, पढ़ाई में नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे से अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी उनको समझ आता है, जो भी उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सचेंज करेंगे। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। यहाँ दिव्यांग बच्चे कौन से बच्चे होते हैं? वो बच्चे जिन्हें हम थोड़ा स्पेशली ट्रीट करते हैं, वो बच्चे जो कि उनको एक्स्ट्रा थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे सोसाइटी में हमने देखा है कि फॉर दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए अलग से स्कूलें होती हैं, अलग शिक्षा का एजुकेशन सेंटर है, बट इस जगह समावेशी शिक्षा में हम ये बात करते हैं कि उन बच्चों को भी अवसर मिलना चाहिए कि
पढ़ाई करें, सामान्य अधिकार मिले, सामान्य एजुकेशन, सेम सारी फैसिलिटीज उनको सेम सेम मिले, क्योंकि उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है, उनको भी जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी वो पढ़ने का पूरा पूरा हक है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल कराया जा रहा है कि एक जो नॉर्मल बच्चा है और एक जो दिव्यांग बच्चा है वो दोनों साथ में साथ साथ पढ़ाई करें और अपने थॉट्स एक दूसरे से एक्सचेंज करें, हेल्प करें एक दूसरे को समझने में। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालयों या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। आश्रम बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य बिल्कुल भी नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। हमें करना ही चाहिए जो थोड़े से किसी पर्टिकुलर हाथ या फिर आंखों से या फिर पैरों से अगर उनको कोई तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जो नॉर्मल बच्चे हैं हमको उनको सिखाना चाहिए। हम शिक्षकों को ये सिखाना चाहिए उन बच्चों को कि आप उनकी हेल्प करें, ना कि ऐसा जताते हुए कि तुम तो ये कर नहीं सकते। हमें क्या उनको सिखाना चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें और उनको एनकरेज करें, ना कि उनको डिस्करेज करें। समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसका क्या है, पूरक है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। अगर वो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, अगर उनको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली, इफ दे आर एबल टू कोऑपरेट विद अदर स्टूडेंट्स, अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल उनको नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन कराना चाहिए। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बाकायदा है, बट अगर वो काबिल हैं, अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें बिल्कुल कराना चाहिए। गंभीर रूप से अपंग बालकों को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे संबंधित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि जो फिजिकली थोड़े से चैलेंज होते हैं या थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए बहुत जगह पे स्पेशल कोटाज होते हैं, स्पेशल उनके लिए प्लेसेस रखे जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ सके, कॉम्पीट कर सके उनको। यह अपंग बालकों को कम प्रबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सके। यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वतः सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है समावेशी शिक्षा के, ये हम जानेंगे। शारीरिक दोष मुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। मतलब जो थोड़े बहुत उनकी क्या समस्याएं हैं, उन बच्चों की क्या समस्याएं हैं और वो उसको किस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझना हमारा काम है। हम टीचर्स का काम है कि हम उसको समझें और क्या करें, उसको सॉल्यूशन बताएं
शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, बालकों की असमर्थताओं को का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना। अब हम ये जानेंगे कि ये जो समावेशी शिक्षा होती है वो होती कितने प्रकार की, किस किस तरीके से हम उसको किस किस वर्ग में बांट सकते हैं, किस किस तरीके कौन कौन सी पद्धति हम अपना सकते हैं इस एजुकेशन को अपने क्लासरूम में फॉलो कराने के लिए। सबसे पहला है मानकीकरण। सामान्यीकरण या मानकीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। मतलब हमें जो है ना क्या करना है कि सामान्यीकरण वाला वातावरण एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि वो बच्चे को अच्छा ठीक है तुम रहने दो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा हमको उनको फील नहीं कराना है। हमको ऐसा फील कराना है कि तुम भी कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है, तुम भी कर सकते हो, ट्राई तो करो। तो इससे क्या होगा ना, वो बच्चा कुछ तो एनकरेज होगा, कुछ तो वो करने की कोशिश करेगा दूसरे बच्चों की तरह। शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम में आपस में संबंध रखते हैं। समावेश द वर्ड इंक्लूसिव। समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत 1-2 साल का फर्क तो हो जाता है, बट वो उनका जो एज ग्रुप होता है वो लगभग सेम एज ग्रुप होता है। तो चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊंचा या नीचा ही क्यों ना हो, मतलब वही बात है कि बच्चा चाहे बहुत बुद्धिमान बहुत तेज है और बच्चा थोड़ा सा कम एवरेज है, लेकिन उनको एज ग्रुप जो होता है ना उनका क्लास का वो सेम रहता है। तो शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों में से एक ऐसा बर्ताव करते हैं। अशक्त बच्चों की मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों से के साथ करवाई जाती है ताकि ऐसे ही समुदाय बनता है। यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव के सहयोग की भावना बढ़ती है। अब मान लीजिए कि आपकी क्लास में हम जहाँ जिस भी क्लास में जाते हैं उसमें मान लीजिए कि एक अच्छे ताकतवर स्ट्रॉन्ग बच्चों का जो ग्रुप है वो एक अलग ग्रुप बन गया है और जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं उनको पकड़ के बुली कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको हर बात में थोड़ा बहुत कुछ बदमाशियाँ कर रहे हैं उसके साथ। तो इससे क्या होता है कि वो जो बुली करने वाले बच्चे हैं उनको उनका जो है ना वो बहुत ये हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और ये हमारा क्या बिगाड़ देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम टीचर्स को ये चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा ना हो और ग्रुप बनाना चाहिए। जो कमजोर बच्चे हैं, जो थोड़े से ताकतवर बच्चे हैं, उन दोनों की फ्रेंडशिप करानी चाहिए, उन दोनों में बातचीत करवाते रहना चाहिए। उन दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करवाते रहना चाहिए ताकि उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो और ग्रुपिज्म जो हो वो अच्छा ग्रुप हो। ये ना कि ये ग्रुप अपने आप को उससे सुपीरियर समझे, ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि दोनों को लगे अरे हम सब बराबर हैं। ठीक है। अब शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं करते तो करना चाहिए, हमें करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो प्लीज करिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। ठीक है। अब पढ़ाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या कराना चाहिए, जो आपने पढ़ाया है क्लास में आप एक काम करिए। जैसे आप क्लास में बहुत मैक्सिमम क्लास में 3 रोज होते हैं, 3 रो होते हैं, 2 रो होते हैं, तो आप ग्रुप कर लीजिए एंड जो भी आपने पढ़ाया है ना वो उनसे कंपटीशन करवाइए। तो इससे क्या होगा, उन्हें कंपटीशन की भावना होगी, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को चाहेगा कि नहीं हम जीते। तो इस तरीके से क्या होगा, एक खेल का खेल भी हो जाएगा और उनमें नॉलेज भी एनहांस होगा। और वो एक ग्रुप चाहेगा कि हम कैसे कम रह जाए, वो भी पढ़ेगा, दूसरा ग्रुप भी पढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उनमें पढ़ाई वाली भी भावना जागेगी। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान में शामिल करना।
अब विद्यार्थियों की देखिए, बच्चे जब पढ़ते हैं ना आपस में, हर एक बच्चे का दूसरे बच्चे से, हम टीचर्स में ही कितने टाइम कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बच्चे हैं, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके जो बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रॉब्लम है, या उसको हमेशा हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और ये नहीं कि डांट के बैठा दे, उनको क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को समझ के उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन है वो देना चाहिए, और फ्रेंडशिप करा देनी चाहिए। किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं रेदर देन आपके एकेडमिक बुक्स, तो आपको बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ तुम ये बुक पढ़ो, अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको इससे ये जानकारियाँ मिल सकती हैं। या मान लीजिए आप भी मूवीज देखते हैं, हम बच्चे भी मूवीज देखना बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसी मूवीज, ऐसे गाने बताने चाहिए उनको कि जो उनके लिए अच्छे हों, जो उनके वो सुने उनको भी अच्छा लगे, तो वो बताना चाहिए। अगर आप ऐसे भी उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, और इससे ये होगा कि आप में और बच्चों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान, और कुछ अच्छे मॉरल वैल्यूज का भी आदान प्रदान करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। अगर वो कुछ अच्छा कर देते हैं अप्रिशिएट करिए, अगर वो कुछ बुरा करते हैं तो उनको समझाइए, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करने से ऐसा होता है। छात्रों के समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। ग्रुप अब स्कूल में ना कल्चरल एक्टिविटीज कराना बहुत जरूरी होता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज कराते रहना चाहिए जिससे उनका भी मन लगा रहे कि हाँ स्कूल जाना है। अब रोज पढ़ना किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, तो कल्चरल एक्टिविटीज, कार्यक्रम, ये सब कराना बहुत जरूरी है। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना चाहिए। उनको भी, जैसे हम जब बच्चे हुआ करते थे तो टीचर्स डे पे हम भी कभी कभी टीचर्स बन जाया करते थे, जूनियर क्लासेस में जाया करते थे, तो हमको भी अच्छा फील होता था। तो उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो भी फील करें कि टीचर्स बनना कैसा होता है, किस तरीके से हम डील करते हैं उनके साथ, उनको भी वो फीलिंग उनमें भी लानी चाहिए हमें। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण, उनके लिए ना एक लक्ष्य, एम निर्धारण करना चाहिए कि आपको ये करना है, ये करना है तो करना है, और अच्छे से समझा के उनको उस लक्ष्य के बारे में बताकर और वो कंप्लीट करवाना चाहिए। अभिभावकों का सहयोग लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देख रहे हैं कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्लास में वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप उसके अभिभावक को, उसके पेरेंट्स से बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, स्कूल में उसको कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम टीचर्स की ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बन जाती है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आप उसके पेरेंट्स से बात करिए, और दोनों मिलकर कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए और उसमें फिर वर्क करिए। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना, विशेष में जो स्पेशल ट्रेन टीचर्स होते हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए कि हम इन बच्चों को किस तरीके से और बेहतरीन इनको निखार सकते हैं, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से ला सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने सारे टीचर्स से कि प्लीज़ आप ये सारे पॉइंट ज़रूर अपने क्लास में नेक्स्ट डे से याद रखिए और ट्राई करिएगा करवाने की। अब हम बात करेंगे दल शिक्षण पद्धति द्वारा सामान्यतः। दल मीन्स ग्रुप, जो ग्रुप वाली जो शिक्षा की एक्टिविटीज है उसको हम कैसे एनहांस करवा सकते हैं। एक शिक्षा एक सहयोग, इस मॉडल में एक शिक्षक शिक्षा देते हैं और दूसरा प्रशिक्षित शिक्षक विशेष छात्रों की आवश्यकताओं को और कक्षा को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है। एक शिक्षा एक सहयोग, इस मॉडल से मतलब जो एजुकेशन है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, वो सब तक पहुंचना चाहिए। ईच एंड एवरी बच्चा ऑफ योर क्लास मस्ट गेट दैट पर्टिकुलर एजुकेशन, दैट पर्टिकुलर लर्निंग। एक शिक्षा एक निरीक्षण, एक शिक्षा देता है और दूसरा छात्रों का निरीक्षण करता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और दूसरे टीचर होंगे, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या सारे बच्चों ने सेम तरीके
पढ़ाया है वो सही सही समझ आया है सबको या नहीं आया है। स्थिर और गुण शिक्षा, इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है, जैसा कि मैंने बताया रोज में बांट दीजिए। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। वही सेम, एक शिक्षक क्या करेगा, उसको शिक्षा देने का बच्चों को काम करेगा और दूसरा शिक्षक उसको चेक करेगा कि सारे बच्चों को सही से मिल रही है नहीं शिक्षा। समानांतर शिक्षा, समांतर शिक्षा है, इसमें आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक देता है। दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है। वैकल्पिक शिक्षा, मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। समूह शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं, यह काफी सफल शिक्षण पद्धति है। अच्छा, अब हमें ये जानने की जरूरत है कि किन बच्चों को ना ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है और किन बच्चों को कम हेल्प की जरूरत होती है। कौन बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कौन बच्चे लेट से समझते हैं, किन पे हमको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों को अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है जिनके साथ उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, अथवा जिनके परिवारों ने गरीबी अन्य किसी कारण से उन्हें त्याग दिया हो। ओके, किशोर न्याय 2000 उसकी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का प्रावधान करता है जिसमें दत्तक ग्रहण, पोषण, देखरेख, प्रयोजन भी शामिल है। कुछ बच्चे विभिन्न कारणों से अपने माता पिता को खो देते हैं, गरीबी, विकलांगता, बीमारी, माता पिता की मृत्यु अथवा कारावास, प्रवास अथवा सशस्त्र विवाद के कारण उनसे अलगाव। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को खो देते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं गरीबी के कारण नई शिक्षा को प्राप्त करने में असक्षम होते हैं। तो और कई बच्चे कभी कभी कारावास वगैरह की सजा काट के आते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, शिक्षा से थोड़ा दूर हो जाता है। और फिर जो हमारा जो सोसाइटी है, अपनी सोसाइटी में रहते हैं, उनको सेम लेवल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है। ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है जिनके माता पिता में से एक अथवा दोनों जीवित नहीं है। अभिभावकीय देखरेख के अभाव वाले ऐसे बच्चे उत्पीड़न, शोषण और उपेक्षा में उच्च जोखिम में जीते हैं। कभी कभी जीवन में आई कठिनाइयों और जीवित रहने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला संघर्ष उन्हें अपराध करने पर विवश कर देता है। अब जिनके माता पिता नहीं है, गरीबी के कारण वो बेचारे क्या करते हैं, अगर उनको खाने या फिर किसी भी चीज़ की मतलब कमी होती है तो वो फिर गलत काम करने लग जाते हैं और फिर उनसे उनको सजा मिलती है। फिर उस वजह से वो क्या होता है, सोसाइटी से थोड़े से अलग हो जाते हैं, उनको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, सेम लेवल ऑफ अफेक्शन नहीं मिल पाता है। तो उन जैसे बच्चों को हम टीचर्स का काम है कि ज़्यादा प्यार से उनसे ट्रीट आना चाहिए, ना कि उनको निगलेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। कभी कभी उदाहरण स्वरूप कर्नाटक के बागलकोट जिले में दिग्वेश्वर मंदिर में मनाए जाने वाले महोत्सव के दौरान छोटे बच्चों को 30 फुट ऊंचे मंदिर की छत से नीचे फेंका जाता है। छत से फेंके जाने वाले बच्चे 2 वर्ष से कम की आयु के होते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह अनुष्ठान बच्चे के लिए सौभाग्य और भाग्य लेकर आता है। तो मैं इस प्रकार के किसी भी अंधविश्वास वाले जो भी रीति रिवाज है हमारे, उसमें तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं करती हूँ, सहमति नहीं देती हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बच्चे को आप इतनी ऊंचाई से गिराएं और वो उसके लिए लक लेकर आए। तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, असहमत हूँ और इसको कभी भी मैं प्रोत्साहन भी नहीं दे सकती। अब प्रश्न उठता है कि समावेशी शिक्षा की कक्षा शिक्षक और स्रोत शिक्षक की भूमिका क्या होती है या क्या होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण, समग्र व समावेशित शिक्षा की व्यवस्था है। एडम्स ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसके एक कोण पर शिक्षक, दूसरे पर बालक व तीसरे पर विषय या पाठ्यक्रम। निसंदेह शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक, बालक तथा विषय तीनों पक्ष अपना अपना महत्व रखते हैं, परंतु शिक्षण में शिक्षा तथा अधिगम में बालक की भूमिका अधिक होती है। विषय या पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम का माध्यम है।
समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक तथा स्रोत शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण देना नहीं है, यह कार्य तो विषय शिक्षक की पूर्ण कर लेते हैं। कक्षा शिक्षक कक्षा विशेष की व्यवस्था का भी उत्तरदायी है तथा स्रोत शिक्षक स्रोत कक्ष की व्यवस्था का भी जिम्मेदार है। मतलब जैसे हमारे स्कूल में हम सब यहाँ पे जितने भी हम बैठे किसी न किसी के क्लास टीचर हैं, किसी क्लास के या किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर है। तो सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि बस सब्जेक्ट की अपनी सिलेबस कंप्लीट करवा लिए, पढ़ा लिए, बस हो गए ना। हमारा काम ये है कि उसको मॉरल वैल्यूज भी देना है, उसको जो हमने पढ़ाया है उसको सोसाइटी से रिलेट करवाना है कि हमने जो पढ़ा है इसका हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो हमारा काम सिर्फ जो हमको पोजीशन मिला हुआ है सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा काम बच्चों के मॉरल वैल्यूज को भी एनहांस करना होता है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सोसाइटी से कनेक्ट भी करवाना होता है। कक्षा शिक्षक अर्थात क्लास टीचर की भूमिका, अब जितने भी हमारे यहाँ पे क्लास टीचर्स बैठे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या भूमिका है, व्हाट आर द रोल्स। कक्षा शिक्षक किसी विशेष स्तर या वर्ग का प्रभावी शिक्षक होता है, जैसे कक्षा 8वीं 9वीं 5वीं 7वीं का कक्ष शिक्षक है वो। कक्षा शिक्षक अपने प्रभार की कक्षा की सभी प्रकार की व्यवस्थागत जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है। जैसे हम सब टीचर्स जितने हैं, जो भी क्लास टीचर हैं, हम फेस करते हैं। जब भी क्लास में जाते हैं तो बच्चे हमको बताने लगते हैं मैम इसने ये किया, मैम इसने वो किया, सर इसने ये किया। तो हमारा काम क्या है कि उनकी पहले तो सुनना एंड फिर उनको सॉल्यूशन देना या फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना। वह कक्षा विशेष के छात्रों में प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति, उनके बैठक व्यवस्था, उनकी सामान्य सारणी, उनमें अनुशासन व्यवस्था, उनमें प्रगति पत्र, उनमें मूल्यांकन के रिकॉर्ड, उनकी पाठ्य सहगामी गतिविधियों की अतिरिक्त छात्र की व्यक्तिगत शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए भी उत्तरदायी होता है। मतलब वही टाइम टेबल, उनको रूटीन बताना है हमको, उनके किस बच्चे में क्या कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको कौन बच्चा सही है, किस बच्चे को और ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत है। ये सारी बातें कौन बताते हैं? क्लास टीचर्स। क्लास टीचर्स को कौन बताते हैं? सारे सब्जेक्ट टीचर्स कि मेरे सब्जेक्ट में तो ये बच्चा इस तरीके से करता है। तो ये सारा ना ग्रुप वर्क होता है, कभी भी सिर्फ एक क्लास टीचर का काम नहीं होता। वो कभी नहीं पता कर सकता है कि जो बच्चा है ये हो सकता है कि मेरे सब्जेक्ट में मैं तो पढ़ाती हूँ, उस सब्जेक्ट में कोई बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा ना हो, तो मैं अपने सब्जेक्ट के बेसिस में नहीं कर सकती कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। सो हर टीचर्स का, हर सब्जेक्ट टीचर्स एंड क्लास टीचर का ये काम है कि वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे और हेल्प करे बच्चों के सारे गतिविधियों को ध्यान में रखने के लिए। समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त बालकों का भी ध्यान रखना होता है। समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक की कक्षा प्रबंधन, कक्षा शिक्षक को निःशक्त बालकों की बैठक व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। श्रवण बाधित बालकों को सामने की सीटों पर बैठाना ताकि वे सरलता से कक्षा शिक्षक की बातों को सुन सके आवश्यक है। मंद दृष्टि वाले बालकों के लिए भी कक्षा में सामने की बैठक व्यवस्था कक्षा शिक्षक को करानी चाहिए ताकि श्याम पढ़ मींस ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई ना हो। मंद बुद्धि वाले बालकों तथा धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों के साथ एक सामान्य उपयुक्त संगी साथी को बैठाने से तथा उससे सहायता करने से कक्षा शिक्षक की सुविधा होती है। अष्टि विकलांग बालक हेतु उसके वैसाखी, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल आदि को कक्षा के बाहर रखने की व्यवस्था तथा कक्षा में उसकी सहायता के लिए बालकों की व्यवस्था भी कक्षा शिक्षक को करानी चाहिए। कक्षा शिक्षक को कक्षा में प्रकाश तथा वायु हेतु की व्यवस्था करानी चाहिए। कक्षा में आधुनिक शिक्षा उपकरणों के रखरखाव, कक्षा के बालकों के अभिलेख की फाइलों और व्यवस्थित रखने आदि